बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी सोचा है कि झूठ पकड़ने के लिए या शायद किसी रिश्वत लेने वाले के खिलाफ खामोशी से गुफ्तगू रिकॉर्ड करें? आपको लगता है कि आपके पास ऐसी खुफिया टेप है जो आपके लिए फ़तह का सबब बनेगी और आप आसानी से वो केस जीत लेंगे? लेकिन एक अहम फैसले में पाकिस्तान की अदालत-उज़्मा ने वाज़ेह लाइनें खींच दी हैं। आज हम बिशारत अली चौधरी बमुकाबला साबिर अली के एक अहम केस का जायज़ा ले रहे हैं। यहाँ अदालत ने तय किया है कि क्या एक खुफिया टेप कानूनी हथियार है या ख़ुद एक जुर्म। इसका जवाब आपकी तवक्को के मुताबिक हो सकता है ना हो। इस केस के हक़ाइक़ कुछ इस तरह से हैं कि 2004 में बिशारत अली ने एक खुफिया रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर एक केस किया और इल्ज़ाम लगाया कि साबिर अली एएसआई ने एक दूसरे शख्स से 5,000 रुपये रिश्वत के लेन देन की बात की और बाद में इसकी बुनियाद पर बिशारत अली को नुकसान पहुंचाया गया। उसने ये केस ट्रायल कोर्ट में भी हारा और लाहौर हाई कोर्ट में भी हार दिया। ये केस दफ़ा 5 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत किया गया था, लेकिन बिशारत अली ने हार नहीं मानी और उसने ये केस आगे अपील में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़ाइल किया, जिसका फ़ैसला 12 फरवरी 2026 को आया। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को देखा तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि यह मामला सिर्फ 5,000 रुपये का नहीं है, बल्कि ये प्राइवेसी के बुनियादी हक और कानून के अहम असूलों का मामला है। इस्तग़ासा के पास इसके अलावा कोई आज़ाद गवाह नहीं था, इसलिए जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकड़ को ये फ़ैसला करना था कि क्या खुफिया टेप रिकॉर्डिंग, ख़ास तौर पर जिसे ज़लील करने, बदनाम करने, स्कैंडलाइज़ करने या किसी फ़र्द को फंसाने के लिए इस्तेमाल किया गया हो, पाकिस्तानी कानून के तहत जायज़ भी है या नहीं। अदालत ने यह वाज़ेह किया कि अगरचे इलेक्ट्रॉनिक शवाहद को कानून शहादत ऑर्डर के तहत और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस ऑर्डिनेंस 2002 के तहत बतौर शहादत कबूल किया जा सकता है, इसको एविडेंस के तौर पे एक्सेप्ट किया जा सकता है, लेकिन ये ऑटोमेटिक नहीं है, खुदकार नहीं है। इसके लिए सख्त शराइत हैं जो पहले पूरी होनी चाहिए। अदालत ये तय करेगी कि आया ये टेप असली भी है कि नहीं। इसका फोरेंसिक टेस्ट करवाया जाएगा। इसके लिए आपको 2 अहम चीज़ें साबित करना होगी। नंबर 1, ज़रिया की तस्दीक कि ये रिकॉर्डिंग कहाँ से आई है और इसे कैसे बनाया गया है, और दूसरी फोरेंसिक की तस्दीक कि क्या ये टेप फोरेंसिक टेस्ट के दौरान असली साबित हुई, इसमें कोई रद्दोबदल तो नहीं किया गया, इसमें कोई ट्रैम्पलिंग तो नहीं हुई। अदालत इस बात पे ज़ोर देती है कि इलेक्ट्रॉनिक शवाहद को प्राइमरी शवाहद समझा जाता है, लेकिन उसी सूरत में जब ये शराइत पूरी हों। ये सबसे अहम मोड़ है। अदालत ने यह वाज़ेह किया कि खुफिया टेप रिकॉर्डिंग के लिए कुछ हदूद हैं। अगर आप किसी की प्राइवेसी के हक़ को पामाल करते हैं तो आप खुद मुजरम बन जाते हैं। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि इलेक्ट्रॉनिक शवाहद के लिए ज़रूरी है कि रिकॉर्डिंग करने वाला खुद उसमें शामिल हो, किसी को ट्रैप करना मकसूद ना हो या किसी कानूनी अथॉरिटी के ज़रिए ये रिकॉर्डिंग की गई हो, ना कि किसी फ़र्द को फंसाने के लिए ट्रैप किया गया हो। जब शिकायत कुनिदा ने किसी को फंसाने के लिए गैर कानूनी निगरानी का सर्विलेंस का इस्तेमाल किया तो अदालत ने उसे मज़लूम से मुजरम में तब्दील कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सिर्फ कानूनी किताबों का हवाला नहीं दिया, पुराने केसेस का हवाला ही नहीं दिया, बल्कि पाकिस्तान के मुआशरे की बुनियादों को भी सामने रखा। उन्होंने ये तय किया कि एक शहरी की खुफिया टेप गुफ्तगू को रिकॉर्ड करना और उसे अदालती कार्रवाई में इस्तेमाल करना आइन के आर्टिकल 14 की बराह रास्त खिलाफ वर्जी में आता है, जो प्राइवेसी के हक़ की ज़मानत देता है। मज़ीद बरआं उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि प्राइवेसी का हक़ इस्लामी फ़िक़्ह में भी मौजूद है। यहाँ जासूसी करने से मना किया गया है।
عدالت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اہم واقعہ کا حوالہ دیا۔ یہاں انہوں نے ایک مجرم کو پکڑنے کے لیے پرائیویسی کے حق کو پامال کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کیس میں عدالت نے ایک ریسنٹلی جو کیس ہوا ہے ظاہر جعفر، جس میں اس کو سزائے موت دی گئی ہے، اس میں سی سی ٹی وی کا استعمال ہوا تھا۔ تو اس کیس میں اور اس میں فرق کو واضح کیا۔ عدالت نے اس پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس کیس میں جو خفیہ ٹیپ تھی، سی سی ٹی وی جو ریکارڈنگ تھی، وہ فکس تھی، وہ کسی پرپز کے لیے نہیں تھی، وہ ریگولر وہاں پہ فکس تھی۔ اس کو کسی نے وقتی طور پہ لا کر فکس نہیں کیا تھا، بلکہ وہ ایک ریگولر ایک پروسیس کے تحت ریکارڈنگ ہو رہی تھی۔ جیسے یہ مال میں ریکارڈنگ ہوتی ہے، کسی سکولوں میں ریکارڈنگ ہوتی ہے، یا کسی جگہ پہ ریکارڈنگ ہوتی ہے، تو وہ ایک مستقل ریکارڈنگ سیکیورٹی سسٹم سے آئی تھی، اس کا فورینسک ٹیسٹ کیا گیا تھا۔ لیکن اس کیس میں تو ایسا کوئی نہیں تھا، یہاں تو ایک انفرادی طور پہ ایک خفیہ ٹیپ تھی جسے کسی نے اپنی پسند کے مطابق ریکارڈ کیا تھا، تو اس لیے ان دونوں کیسز کا کوئی موازنہ نہیں بنتا ہے۔ اس موضوع پر سیر حاصل بحث کرنے کے بعد عدالت اس نتیجے پر پہنچی کہ بشارت کی خفیہ ٹیپ بیکار ہے، کیونکہ یہ فورینسک اور قانونی معیاروں پر پورا نہیں اتری۔ یہ کیس واضح کرتا ہے کہ الیکٹرانک شواہد کے لیے سخت شرائط ہیں اور کسی شہری کی پرائیویسی کو پامال کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ بشارت علی چودھری کی درخواست مسترد کر دی گئی اور صابر علی کو بری کر دیا گیا۔ یہ فیصلہ پاکستان کی عدالتوں میں خفیہ ریکارڈنگز کی قبولیت کے لیے ایک نیا معیار قائم کرتا ہے۔ آپ کو اس طرح کے معاملات میں آگاہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز بطور شہادت عدالتیں قبول کرتی ہیں اور کون سی نہیں۔ Thank you for watching. Subscribe to Law in Pakistan for more legal insights. Allah Hafiz.